जय हिंद दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं गोल्डन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लक्ष्मण यादव उनका नाम है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि पेशे से डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और यूट्यूब पर भी वो जन जागरण का काम करते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं। सामाजिक पाठशाला उनकी बहुत ही फेमस सीरीज है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। आज हम उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम। जो नीट का भी जो सरकार ने आरक्षण बहाल किया है उसके बारे में, और जानने की, और बाकी के जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उनके ऊपर भी हम उनसे विस्तार में चर्चा करेंगे। लक्ष्मण सर, मैं आपसे चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रो अगर आप अपनी तरफ से हैं तो ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया रजत जी। और आपके बहुजन साहित्य करके जो आप काम कर रहे हैं वो निसंदेह बहुत अच्छा है, और उस जगह पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए शुक्रिया। और परिचय क्या ही दिया जाए अपना, बस यही है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकल करके आए, चरवाहा समाज कृषक परिवार से निकल करके आए। घर वालों ने ये सोचा कि पढ़ाई लिखाई करेंगे हम जैसे लोग तो वो पीढ़ियों का जो ख्वाब होता है उसे पूरा करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। तो उन्होंने पढ़ाया लिखाया, और पढ़ाया लिखाया, मौका मिला तो यहाँ तक चले आए। और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज में लगभग एक दशक हो गया, पिछले एक दशक से पढ़ा रहे हैं। और जो इस पेशे के साथ जो एक नागरिक जिम्मेदारी हो सकती है वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और विचारधारा के नाम पर हमने ये महसूस किया कि अगर कोई शख्स ऐसा है जो एक सजग नागरिक बनना चाहता है, एक जागरूक इंसान है, तो उसके पास अपनी एक विचारधारा जरूर होनी चाहिए। विचारधारा शून्य व्यक्ति दरअसल हवा के झोंकों के रुख में सफर करता है। तो यह बात धीरे धीरे समझ में आई, किताबें पढ़ी तो फूले, अम्बेडकर, पेरियार, इन सब के करीब गए। तो जो वैचारिक जमीन है वो सामाजिक न्याय की जमीन सबसे मुफीद लगी, सबसे जरूरी लगी, सबसे मुकम्मल वैचारिक जमीन लगी। तो उसी पर पढ़ने, लिखने और सीखने का काम जारी। तो यही छोटा सा परिचय है मेरा बस। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण सर, आपने इतना सही परिचय दिया, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं और एक बार हम शहर में आ जाते हैं तो अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप अपनी जड़ें भूलते हैं। आप एक गांव से आते हैं और उस गांव को अब याद रखते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जितने भी हम एलीट क्लास, जो एक जो वर्ग बन गया है बहुजन तबके में, वो गांव के मुद्दों पर बहुत ही कम बात रखना पसंद करता है। इसके ऊपर मैं आगे चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। पहला मेरा सवाल आपसे है कि ये आपका जो सफर रहा, एक गांव, यूपी के एक छोटे से गांव से निकल कर आना, और दिल्ली जैसे विश्वविद्यालय में पढ़ाना, वहां पर बतौर प्रोफेसर नौकरी करना, उसके साथ फिर आप काम करते हैं सड़क, जब भी दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहां पर आप दिखाई देते हैं। आप जब डिजिटल वर्ल्ड जो है, डिजिटल यूनिवर्स जो है, वहां पर आपकी प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है। ये सारी जो समझ है आप, ये बुनियादी जो समझ जो आपने विकसित की, इसकी शुरुआत कहाँ, क्या गांव में हो गई या फिर शहर में जब आप निकल के आते हैं और नए नए आयामों को आप जब जांचते परखते हैं, ये तब हुआ? मेरा प्रश्न समझ में? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। और ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि असल में हमारा सफर कैसा है। वो सफर जिंदगी का भी हो सकता है, वो सफर वैचारिक जमीन का भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर परिवार में तो कबीरपंथी संत परंपरा का एक वैचारिक जुड़ाव रहा। तो बचपन से हम लोगों ने उस तरह का हिंदुत्व का कर्मकांड नहीं देखा, मतलब अमूमन हमारे वो नहीं। एक कबीरपंथी निर्गुण परंपरा के एक गुरु जी थे, उनके यहाँ अपना वो था। लेकिन मेरे पिताजी इस लीग से हटकर एक क्लासिकल कम्युनिस्ट जो होता है ना, वो हुआ करते थे। एक छोटे से जिले में, एक छोटे से जिले में जो सीमित संसाधन, सीमित दायरे, सीमित माहौल,
इन सब के बीच एक शख्स जो मार्क्स और लेनिन को पढ़ता था, जो अपने घर में भगत सिंह की तस्वीर रखता था, वो शख्स वो मेरे पिता थे। और हम बहुत छोटे थे तब भी वो अक्सर कहते थे कि किताबें ही सब कुछ नहीं है। और कभी कभी तो वो अपने साथ किसी किसानों की बैठक में, मतलब किसानों का कोई मुद्दा है, उस पर कोई प्रोटेस्ट हो रही है, मान लीजिए गांव के किसी इलाके में किसान जुटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि गन्ने की फसल का उचित रेट नहीं मिल रहा है, तो छोटा सा एक प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहां वो मुझे ले जाते थे। मजदूरों के सवाल पर कभी कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां जा रहे हैं। और मुझे तो बचपन में याद है कि इराक और सीरिया जैसे सवालों पर भी आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर में बैठकें होती थी, तो वो वहां ले जाते थे, उनमें उनमें ले जाते थे। मेरे पिताजी के सबसे घनिष्ठ मित्र डॉक्टर वसीउल हसन, वो हुआ करते थे। तो ईद में हमें बाकी परिवार वाले लोग थोड़ा रूढ़िवादी सोच वाले हैं, थोड़े बहुत तक, इसलिए वो हिचकते थे, लेकिन मेरे पिताजी ईद मनाने के लिए डॉक्टर वसीउल हसन के घर आके लिवा जाते थे। हम लोग यहाँ शुद्ध शाकाहारी माहौल था, हम कुछ नहीं खाते थे, लेकिन हमें सिवैयां बचपन से ही आते। तो एक जो कंपोजिट कल्चर है हमारे यहाँ, होली पर या दीपावली पर कोई भी इस तरह का कार्यक्रम होता था तो डॉक्टर वसीउल हसन आते थे। तो इसका आप समझ रहे होंगे मतलब कि हमारी परवरिश में कौन सा कल्चर हमारे पिताजी के होने की वजह से ऐड हुआ। वही पिताजी डॉक्टर अम्बेडकर से परिचय कराए थे, शुरुआती परिचय, जिसमें हम और कुछ नहीं जानते थे। हमें इतना लगता था कि डॉक्टर अम्बेडकर हम ओबीसी समाज से आने वाले लोगों के लिए दलित बस्ती के सामने बनी हुई एक मूर्ति वाले शख्स का नाम है, जो नीले रंग का लिबास पहनता है, जिसके हाथ में भारत का संविधान जैसी एक किताब है, और वो हाथ उंगली ऐसे इशारा करके रखे हुए। जो हमारी बुनियादी तालीम हुई उसमें भी हमें जनरल नॉलेज में इतना ही पढ़ाया जाता है कि हाँ, भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, तो संविधान और अम्बेडकर का रिश्ता, दलित और अम्बेडकर का रिश्ता, कुछ ऐसे ऐसे ही परिचय रहा। मैं ईमानदारी से अगर इस बात को कबूल करूं कि कोई बहुत व्यवस्थित वैचारिक जमीन जहां मैं आज खड़ा हूं, वो नहीं बनी थी। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं गया पढ़ने, 5 साल हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बहुत कुछ सीखा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने हमारे ख्वाबों में पंख लगा करके उन्हें इतना उड़ने लायक बनाया कि हम दिल्ली आए। तो विश्वविद्यालय पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने का मतलब हमारे लिए, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ना होता तो शायद हमारा सफर ही अधूरा होता। और दिल्ली जब आए और चीजों को पढ़ा, धीरे धीरे लोगों से बातें की, धीरे धीरे एक समझदारी विकसित करने की कोशिश की, तो धीरे धीरे वामपंथी विचार को पढ़ा, उनको समझा जाना, समाजवादी विचारों को पढ़ा जाना समझा, और फिर बहुजन वैचारिकी जिसे हम कहते हैं, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, तो पिछले लगभग आधे दशक में उस जमीन पर धीरे धीरे आकर खड़े हुए जिसे आज हम अपनी जमीन मानते हैं। तो एक वैचारिक यात्रा है। उस यात्रा में शुरुआती दौर में कच्चा रास्ता था, वहां वहां बारिश के बाद जैसे घास उग आए और रास्ता खोसा जाता है कि वो असली पगडंडी गई किधर। तो हम उस तरह की बारिश की कीचड़ और कच्चे रास्ते से होकर आए थे। अब जहां वैचारिक जमीन पर खड़े हैं, अब लगता है कि एक अच्छा पक्का रास्ता, जो बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, लोहिया, कांशीराम, मंडल कमीशन, संविधान की के मील के पत्थरों से सजा हुआ है और हम उस पर चल रहे हैं। बहुत मजबूत रास्ता है। तो धीरे धीरे यहां पर हम पहुंचे। उसमें बहुत बड़ा हिस्सा पिताजी का रहा, बहुत बड़ा हिस्सा परिवार के बड़े पिताजी से हम लोगों को पढ़ाते थे, तो उनका उनका रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय का रहा। बिगड़ने के लिए हम लोग जेएनयू जाते थे और हम वहां बिगड़ते थे। तो बिगड़ते बिगड़ते आज हम यहाँ पहुंचे कि आज लगता है कि हाँ, संविधान ने बोलने की ताकत दी तो मंडल कमीशन ने आंख दिखाने की, और आज हम वहां खड़े हैं कि हम कुछ कुछ करना चाहते हैं। आप सब कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं और बहुत लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप काफी वोकल रहते हैं, हम सभी देखते हैं आप, चाहे वो डिजिटल हो, डिजिटल यूनिवर्स हो, या डिजिटल स्पेस हो, या फिर वो सड़क हो, आप कहीं भी
बेबाक तरीके से अपनी राय रखें। और ये पर्सनली मैं काफी इंस्पायर होता हूँ आपसे। आपका शायद एक बार एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था, जहाँ पर आप बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे पुरखों ने इस देश को बनाया है। हमारे जो पुरखे हैं और हम जो है वो कमेरे वर्ग से आते हैं, वही इंटरव्यू था। और उससे शायद मैंने पहली बार मैं आपसे आपसे आपको मैं सुन रहा था, और उसने मुझे बहुत अंदर तक मतलब हिला दिया, एक नया दृष्टिकोण दिया सोचने का। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें बदलती हैं, मैं पढ़ता हूँ बहुत सारी चीजें, तो एक नई समझ अब बनी है। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आप जिस नजरिए से समाज को देख रहे हैं, वो क्या आपका सिर्फ तरफा नजरिया है, या आप दोनों तरफ से आप देख रहे हैं? क्योंकि जो बहुजन तबका है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहरों में ही रहता है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गांव में रहता है। जो शहरों में रहते हैं उनके पास संसाधन हैं, उनके पास मौके हैं, नो डाउट कि उनके सामने नए चैलेंजेस हैं, जो कि वो अपने अपने स्तर पर उनसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन जो तबका गांव में रह गया है, आपको नहीं लगता कि अब हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस तबके के लिए काम करें? मैंने अभी क्लब हाउस में मैं कुछ दिन पहले था, तो एक मित्र है, उनसे मैंने कहा कि हमें जो लोग पढ़ चुके हैं, अब उन्हें शहर से वापस लौट के गांव जाना चाहिए, वहां पर उनके लोगों के लिए, जो अपने जो लोग हैं उनके लिए वहां पर संस्थान बनाने चाहिए, छोटी छोटी पाठशालाएं खोलें या कुछ भी खोलें, लेकिन वहां जाकर हम काम करें, वहां लाइब्रेरीज खोलें, लोगों को बताएं कि किस तरह के नए आयाम हैं दुनिया में, नए नए मौके निकल कर आ रहे हैं 21वीं सदी में, जिनके बारे में उनको नहीं पता। तो उनका मुझे ये उत्तर था कि डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था कि स्पेशली दलितों को तो अब गांव से निकल आना चाहिए। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है जो बाबा साहब ने उस समय लिखा, और हमारे लोग आज भी उसी चीज को खींच कर लेकर आ रहे हैं, जबकि आज चीजें बदल चुकी हैं। हमें उसी सोच में नई धार, उसी हथियार में नई धार लाने की जरूरत है या नहीं? मेरा प्रश्न समझ में सर? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसा मुझे लगता है रजत कि जब हम ये देखते हैं कि समाज समाज कैसे चल रहा होता है, तो उसमें मतलब हम सबसे पहली चीज होती है कि हम अपनी जगह हमारी क्या है। मतलब हम समाज में अपनी जगह क्या देखते हैं। मान लीजिए कि अ, एक 100 लोगों का समाज है, तो 100 लोगों के समाज में हम बखूबी ये देख रहे हैं कि सबसे गरीब कौन लोग हैं। उनकी भी तो पहचान है ना। लोग इसे पहचान की राजनीति कहते हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम भारत के संदर्भ में हम कहें तो यहाँ का समाजशास्त्र, यहाँ का मनोविज्ञान और यहाँ की खासकर राजनीति तो सब कुछ पहचान आधारित है। बस पहचाने अलग अलग। जैसे ही आप जाति की बात कर देते हैं या जेंडर की बात करते हैं, तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसे कहते हैं, पहचान आधारित है। तो अगर आप बारीकी से देखेंगे तो सब कुछ पहचान आधारित है। कोई भी राजनीति है, उसका जो एजेंडा है वो किसी अलग पहचान पर होगा। कहीं किसी के लिए धर्म की पहचान अहम है, कहीं क्षेत्रीय पहचान है, कहीं भाषा की पहचान है। इसी तरह से ये सारी चीजें। तो मान लीजिए 100 लोगों का एक समूह है, तो उसमें से गरीब, जो सबसे गरीब है वो कौन है, ये हमारा सवाल होता है। वो जो सबसे गरीब है, सबसे कमजोर है, सबसे हाशिए पर धकेल दिया गया है, वो कौन है। तो अब ये एक सवाल है जो हर नागरिक को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या पहचानते हैं, क्या आप इन चीजों को बारीकी से समझते हैं। अब फिर आप अपनी पहचान देखते हैं कि क्या आप किस तबके से आते हैं। अगर आप प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं, अगर आपके पास इन कई पहचानों में से कुछ पहचानें ऐसी हैं जो आपको प्रिविलेज देती हैं, तो वहां पर आपकी भूमिका अलग हो जाती है। अगर आप उस डिप्राइव्ड सेक्शन से हैं, आप जैसे जैसे मान लीजिए हमारे समाज में सबसे निचली पैदान पर कौन होगा, वो एक दलित होगा, वो एक आदिवासी होगा, और उनमें भी वो एक महिला होगी। तो इस तरह से वो गरीब महिला जो अनपढ़ रह गई, जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिसका दमन शोषण कई स्तर का है, तो ऐसे अलग अलग पहचाने हैं। अब फिर आप उससे आगे बढ़ते हैं और फिर ये देखते हैं कि अच्छा ये समाज की समस्या है। सबसे पहले ये कि समस्या पहचानते हैं कि नहीं, आपकी आंख कान इतने खुल पाए क्या, आपका मस्तिष्क इतना काम कर रहा है क्या कि आप समस्याओं को पहचानना सीख गए।
उनके सही संदर्भ में। यह नहीं कि हिंदू खतरे में है या राष्ट्र खतरे में है, राष्ट्रवाद बढ़ाना। आप समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर धीरे धीरे अगर आपको ये लगता है कि आपको पढ़ने का अच्छा मौका मिल गया, आप शहर निकल पाए, आपको अच्छी तालीम मिल गई, आपको एक छोटी मोटी नौकरी मिल गई, ये सफर है ना। आप चले हैं यहां से, आप उस सेगमेंट से आके धीरे धीरे आप यहां तक पहुंचे। अब मैं यहां खड़े होकर सोचता हूं रजत कि अब जब यहां खड़े होकर मैं देखता हूं पीछे, तो मेरे जैसे कितने युवाओं को मौका मिल पाया। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिसको शिक्षा नहीं मिली। वो चाहते थे शिक्षा पाना, लेकिन उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, आर्थिक स्थितियां ऐसी थी कि वो नहीं पा पाए, वो शहर नहीं आ पाए, उनको कोई जॉब नहीं मिली। मसलन मैं अपने इलाके में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला तो शायद मतलब बहुत दूर दूर तक इलाके में जाए तो मैं अकेला हूं। पीएचडी करने वाले लोगों में एक आध दो लोग होंगे। ये एक मेरी पहचान, मैं यहां खड़ा हूं। अब यहां फिर दो 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 चरण हुआ। एक तो कि आप अपना वैयक्तिक सफर तय करते हो, यहां तक आए तो जहां पहुंचे। दूसरा ये कि इस पूरे सफर में क्या आपने वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित होकर किया क्या अपना। तो अब मैं देखता हूं कि अच्छा ठीक है, आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई, आपकी तालीम अच्छी हो गई, थोड़ी आर्थिक संपन्नता आपके पास, सिक्योर है, और समझदारी भी विकसित की आपने, एक वैचारिक समझदारी भी है। अब यहां खड़े होकर के आपकी भूमिकाएं क्या होंगी, ये आपको चुनना होगा। अब यहां पर दो रास्ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं किस्सा याद आता है, शायद मैं अगर ठीक नाम ले पा रहा हूं तो बाल गंगाधर तिलक थे और एक आध कोई और लोग थे। और वो विदेश में बाबा साहब से जाकर मिलते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर, भारत में जंग आजादी चल रही है, हमें देश की आजादी के लिए लड़ना है, तो यहां से सब छोड़िए, चलिए देश के लिए लड़ते हैं। बाबा साहब ने कहा कि नहीं, मुझे जो फेलोशिप दी गई है, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, मुझे वो काम करना। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वो वहीं बसे नहीं, वो लौटे और फिर उन्होंने जो अपनी भूमिका चुनी, जो महात्मा फूले ने अपनी भूमिका चुनी, जो पेरियार ने अपनी भूमिका चुनी, वो भूमिकाएं बहुत डाइवर्स है। इसीलिए वो उनके एक राष्ट्र निर्माता, एक विराट व्यक्तित्व बनाती। क्या भूमिका थी उनकी? उन्होंने कलम चलाई, किताबें लिखी, तर्क विकसित किए, काउंटर नैरेटिव गढ़ा, और फिर उन्हें लोगों को समझाने के लिए अपने जीवन के उत्तरार्ध में देखेंगे आप, जितना एकेडमिक वर्क है उतना ही उन लोगों का सोशल वर्क है, और वो लगातार समाज के बीच में गए। मैं अगर आपका सवाल सीधे मुझसे है तो मेरे जहन में कुछ ऐसे विचार आते हैं कि क्या हमें जो पढ़ने का मौका फिलहाल मिला है, किताबों में क्या लिखा है, कौन से तर्क प्रक्रिया से हमारे पूरे समाज को वंचित, शोषित रख करके उनको अपमानित भी किया जाता है। आरक्षण पर चुटकुले बनाए जाते हैं, आरक्षण पर बहसें ऐसी होती हैं जैसे लगता है कि ये समाज 50 साल से आगे ही नहीं बढ़ा, आरक्षण का विरोध उन्हीं तर्कों पर हो रहा है, और हमारे लोग इसको समझते नहीं। जो सामाजिक न्याय क्या है, फूले पेरियार ने क्या कहा है, कैसे आप कौन सी दुनिया बनाना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तो वो क्या है, आपकी हकमारी कैसे हो रही है, आप कैसे उससे लड़ सकते हैं। तो मेरे पास एक मौका है कि मैं एक एकेडमिशियन होने के साथ साथ मैं इन किताबों को पढ़ूं, समझूं, और फिर कोशिश करूं कि इन बातों को आम लोगों तक ले जाया। धीरे धीरे सोसाइटी जागरूक होगी। अब वहां मेरे सामने दो रास्ते हैं कि आप एक जगह पर चुन करके, जब आपको ये लगता है कि नहीं, अब हमें सड़क पर उतर जाना चाहिए, आप अपने गांव गांव जाकर के लोगों को समझाना चाहिए, तो ये भी एक रास्ता है जो जरूरी रास्ता। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि जैसे आप सोशल मीडिया का जमाना, बाबा साहब के जमाने में तो वो नहीं था, फूले दंपति तो पर्चा लिख करके मिल कंपनी के मजदूरों के बीच जाकर के बांटते थे, बाबा साहब पत्र निकालते थे। आज तो यूट्यूब पर एक वीडियो है और हमारी बात लाखों लोगों तक जाती है। हमारा एक आर्टिकल अगर हमने ढंग से लिखा तो पढ़ने वाले अब लाखों लोग हैं दुनिया भर के। मोबाइल अब सबके हाथों में पहुंचा है, जहां आरएसएस या दंगाई लोगों के नफरती बयान पहुंच रहे हैं।
तो क्या हमारी भूमिका ये हो सकती है कि हम इन नए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके अपनी लड़ाई को उचित तर्क, तथ्य, जो तर्कश खाली है हमारे यहाँ योद्धा है, तर्कश में तीर है, उन्हें बस उस तीर को शार्प करके चलाने के लिए हमें बीच बीच में अभ्यास करते रहना। ये एक चीज मुझे लगती बहुत। अभी भी बहुजन तबके में इंटेलेक्चुअल कितने हैं, कितने लोग हैं जो ट्विटर ट्रेंड करा पाते हैं? 2 4 5 लोग आए, देखिए कैसे पूरा ट्विटर का माहौल बदल गया। एकेडमिया में 90 के बाद 2000 के बाद पहली पीढ़ी व्यवस्थित ढंग से आना शुरू हुई दलित, पिछड़े, आदिवासियों की। एकेडमिया का माहौल बदल गया, जहां से देश चलता है। तो अब मैं ये सोचता हूं कि अगर कुछ लोग जो यहां नहीं है वो वहां है, अगर हमने यहां से उनको कुछ आधार दिया, कुछ सूत्र दिए, वो किताबें नहीं पढ़ सकते बैठ करके, वो शायद आधे घंटे की हमारी वीडियो देख करके 10 बातें ऐसी ले सकते हैं जिन 10 बातों को वो पूरे इलाके में समझाएं तो वो पूरा काम हो सकता है। तो एक ने किताबें पढ़ी, 10 किताबें पढ़ी, उसमें से 10 बातें निकाली, उसे भाषा में, उस भाषा में जो आम लोग समझते हैं, गांव के लोग समझते हैं, उस भाषा में, आसान भाषा में, और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहां से पूछा, एक आर्टिकल लिखा, एक वीडियो बनाया। तो यहां से भी बहुत कुछ बदल सकता है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन उसके साथ अगर कभी मौका मिले, अगर मुझे लगे कि अनुकूल है चीजें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई उस पूरे सफर को चल करके यहां तक आए तो पीछे पूरे इलाके में एक सकारात्मक माहौल बनता है कि फला का लड़का या फला की लड़की अगर इतना आगे बढ़ के गई, वो आईएएस बन गए, वो पीसीएस बन गए, वो प्रोफेसर बन गए, वो डॉक्टर, इंजीनियर बन गए, वो जज बन गए, तो उससे फिर बाकी युवाओं में एक मोटिवेशन होता है। हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं कि महिला खिलाड़ी जीत रहे हैं स्वर्ण पदक और देश बधाइयां दे रहा है? क्योंकि वो एक सिंबोलिज्म होता है कि लड़का कैसे जीत रही है, तो अपने घर की लड़की को पढ़ने का मौका दो, लड़कियां खेल करके मेडल ला सकें। अब ये सिंबोलिज्म, बहुजन तबके को उसकी जरूरत है कि वो मोटिवेट करे, अपने बच्चों को बाहर निकाले। तो एक भूमिका ये है, और अगर इसमें उचित मौका मिले और हमें करना चाहिए, और हम गांव गांव जाकर लोगों को समझा पाए, तो ये भी एक चीज। मैं आखिरी कमेंट के सवाल के जवाब में कह रहा हूं, बाबा साहब की आपने बात की कि बाबा साहब को लोग कहते हैं गांव से शहर क्यों निकलना चाहिए। यह बात मैं भी सहमत हूं कि चीजें बदल गई हैं। पिछले 5 7 दशकों में ड्रास्टिक चेंज हो गया। अब पैटर्न पॉलिटिक्स का सोचने समझने का वो नहीं रहा। बाबा साहब आज होते तो क्या करते, ये सोचना चाहिए। हमें नहीं पता क्या करते, लेकिन शायद हम ये कल्पना कर सकते हैं कि बाबा साहब विचारों से तीव्र होने की बात करते हैं, समझाने की कोशिश करते। तो समझाने के लिए मुझे लगता है कि घर घर जाना जरूरी तो है, लेकिन वह एकमात्र रास्ता नहीं है। तो अलग अलग लोग अलग अलग भूमिकाएं चुने। कुछ लोग गांव में जाकर के लोगों को समझाएं, सब शहर नहीं आ सकते। अब तो शहरों का भी जो मॉडल था ना, शहरीकरण का जो मॉडल था, वो तो ध्वस्त हो रहा है। शहरों में आकर के जातियां टूटी नहीं। बाबा साहब कहते थे शहरों में आकर जातियां टूटेंगी, गांव तो कूप मंडुकता के अंधे कुएं हैं, वहां तो सामंतवाद, जातिवाद पे तो सत्ता। इसीलिए बाबा साहब गांव की बड़ी आलोचना करते हैं, और ग्राम स्वराज वाले लोगों, महात्माओं की तो बड़ी कट्टर आलोचना होनी चाहिए कि गांव हमारे लोगों के लिए मतलब कुआं है, इसलिए वो बार बार शहर की बात करते हैं। अब हमें दोनों को मजबूत करना होगा। तो ठीक बात है कि अक्षरशः नहीं, लेकिन एक दृष्टि तो है कि जो हम लोगों को पहुंचा सकते हैं, शायद कुछ ऐसा। मैं आपका जवाब है, अगर मैं उसको कंपाइल करने की कोशिश करूं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हमें एक ही रास्ता नहीं है, मल्टीपल रास्ते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के रास्ते हैं आज की डेट में, और सबको अपनी अपनी भूमिका तय करनी चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ये एक पॉइंट आपके जवाब से निकल कर आता है। दूसरा कि बाबा साहब ने जो कहा उसको अक्षरशः हमें ना पढ़ते हुए आज के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप अपनी समझ को विकसित करें और उसमें नई चीजें आप ऐड करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ? मतलब बाबा साहब या फूले साहब हैं, पेरियार साहब हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी बात को अक्षरशः नहीं मानना है या तमाम चीजें। मतलब विचार अपने आप में ना, विचार अक्षरों और शब्दों में नहीं होता, वाक्यों में नहीं होता। विचार अपने आप में एक दृष्टि होती है, जिससे आप उस दृष्टि को लेकर के आज के हालात से उसको जोड़ते हैं। तो हम नई टेक्निक, नई चीजें, नए संदर्भ, नई भाषा,
लड़ाई नहीं होती, विचार है फूले अम्बेडकर पेरियार का। हाँ संदर्भ बदल गया, समाज बदल गया, तो इस बदले हुए संदर्भ में हमें उसको इम्प्लीमेंट करना है। एग्जैक्टली क्योंकि हमारा आधार तो वहीं से निकल कर आता है ना, हमारी विरासत तो वही हमारे मेरे ख्याल से कोई भी भारत के अंदर ऐसा एक भी दलित, आदिवासी या ओबीसी नहीं हुआ जिनकी वैचारिक समझ बहुत ज्यादा बढ़ गई हो और उन्होंने अम्बेडकर को अभी तक नहीं पढ़ा हो। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा, या फूले को नहीं पढ़ा हो, या पेरियार, क्योंकि हमारी विरासत वही है, हमारी रैशनैलिटी, तर्क शक्ति सब हमें वहीं से मिलती है। लेकिन अगर हम सिर्फ, जैसे मैं एक एग्जांपल में इसी पॉइंट पर इसी बात को लूंगा कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हमें जो दलित, स्पेशली जो दलित कम्युनिटी है या जो दलित लोग हैं वहां के, उनको शहर में आ जाना चाहिए। तो इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमें उस कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, और क्या आज की डेट में वैसी परिस्थिति शहरों में नहीं है। क्या शहरों में गांव से निकल कर आने के बाद जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो गांव में आ जाते, शहर में आ जाते हैं, तो वो एक सस्ता लेबर बन जाते हैं, उनका कई चरणों पर उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उनका शोषण किया जाता है। मेरा जो पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो लोग एक अच्छी जगह पहुंच चुके हैं, अब उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वो शहरों से निकलकर वो वहां जाकर ना रहें, लेकिन वहां जाकर काम करें। वो डेली अप डाउन कर सकते हैं तो अप डाउन करें, हफ्ते में एक बार जा सकते हैं तो एक बार जाएं, महीने में एक बार जा सकते हैं तो एक बार जाएं, लेकिन वहां जाएं और काम करें। वो उनके लिए, जैसे मैं, क्योंकि मैं उस जगह से निकल कर आया हूं, तो मैं जानता हूँ। आज भी जब मेरी गाँव में बात होती है तो एक 7 साल का बच्चा समोसे बेच रहा है, 12 साल का बच्चा पॉलिथीन की जो दारू आती है, कच्ची दारू, वो पी रहा है, अपनी माँ को ऊपर मार रहा है ना। उनके जो पति हैं वो महिलाओं पर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनके लिए कौन सोचेगा। आसमान से तो कोई व्यक्ति नहीं उतरने वाला ना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए सोचें। हम जिस कंडीशन में भी रहकर उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी। सिर्फ मेरा इतना कहने का मतलब था। आई थिंक आप भी इस बात से मैं सहमत हूँ। और रजत, हमने जैसे पिताजी हमारे 2015 में जब गुजर गए, तो हमने कोशिश की कि पिताजी की थाती हमारे पास क्या है, तो उनका विचार है। वो बार बार, वो थोड़ा कम्युनिज्म से प्रभावित थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड थे। तो वो मुझसे बार बार एक बात कहते थे कि देखो, दुनिया में हम जैसी दुनिया चाहते हैं ना, चाहे तुम कबीर को पढ़ो, चाहे तुम भगत सिंह को पढ़ो, चाहे तुम अंबेडकर को पढ़ो, चाहे मार्क्स को पढ़ो, हमारे ख्वाबों की दुनिया तो एक है ना। तो हम सब वो दुनिया बनाना चाहते हैं, तो लड़ो। मतलब मेरे पिताजी तो एकदम, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। वो आप मेरे गांव जाएंगे, मेरे इलाके में जाएंगे, तो लोग उन्हें जानते हैं कि वो कैसे व्यक्ति थे। साइकिल पर चल करके अखबार निकालते थे, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इनकी बात करते थे। तो अब जब वो गुजर गए, तो हमने उनकी याद में स्मृति कार्यक्रम कराए 4-5। हमने उसमें बहुजन विचार की किताबें पढ़ाई, पुस्तक मेला लगाया, हमने गांव गांव किताबें यूं ही बंटवाई। जो खरीद सकता था खरीदा, नहीं खरीद सकता था तो वो सेमिनार कराए। मैंने उसमें ये देखा कि वो चीजें लोगों को अपील करने लगी कि हाँ, ये नए ढंग से कोई काम कर रहा है। और दूसरी बात की, जो मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था ना, मैं अपने लिए अगर फिर से स्पष्ट करूं, तो मैं नहीं गया गांव में किसी को समझाने, लेकिन मेरे गांव का हर व्यक्ति मेरी स्पीच सुना हुआ है। वो जब मैं गांव जाता हूं तो मुझे बुला करते हैं कि अरे आपने तो बड़ा बढ़िया ही बोला। तो ये जो बदला हुआ सिनेरियो है ना, इसमें अगर आप एक प्लान्ड वे में, अगर आप एक चैनल के थ्रू अपनी बात ले जाएंगे ना, तो जा रहे हैं। और गांव में काम करने वाले लोग हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गांव में कोई काम नहीं कर रहा है, तमाम संगठन बने हुए, तमाम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग तो प्रिविलेज लोग हैं, हम लोग तो नाकारा लोग हैं। हम तो एक अच्छे कमरे में दिल्ली में बैठे हुए एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं। हमारे पास प्रिविलेज है कि हम, हमारे पास वीडियो है, कैमरा है, हम बोल रहे हैं। असली लड़ाई तो गांव वाले लड़ रहे हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हमें बस उनका साथ देना है, हमें उनके साथ खड़ा होना है। और वाकई अगर मौका मिले, वाकई जहां भी मौका निकाला जाए, हमें वहां तक अपनी बात पहुंचानी है। जहां आरएसएस को, हमें आरएसएस की आइडियोलॉजी को किनारे करना है और अपनी बात पहुंचानी। हम कब तक कोसते रहेंगे कि तुम कांवड़ ढोने जाते हो, अरे ओबीसी समाज के लोगों जागो, अरे तुम तो हिंदू बने रहते हो। अरे नहीं भाई, हमें काम करना है कि ओबीसी कैसे जागेगा। तो ओबीसी के पास पेरियार को ले चलो, फूले को ले चलो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट ले चलो, धीरे धीरे वो जाग जाएगा। हाँ, तो ये है हमारी। अभी तक तो हमने कोशिश ही नहीं की ना कि हम उनको जाके समझाएं। हम सिर्फ शहरों में बैठ कर ये बोल रहे हैं कि ओबीसी कांवड़ हो रहा है, तो वो तो जागा ही नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से मैं पिछले कुछ दिनों से इसके ऊपर सोच रहा हूँ काफी। खैर, मेरा अगला प्रश्न भी आपसे यही था कि हम देखते हैं जब महापुरुषों की अगर हम एक फेहरिस्त बनाएं, तो वहां पर हमें पाते हैं फूले दंपति हैं वो, उसके बाद हम पाते हैं पेरियार को, उसके बाद हम पाते हैं
साहू जी महाराज को हम अगर उससे पीछे भी अगर हम जाएं तो सामाजिक विचार के ऊपर काम करते हुए हम पाते हैं शिवाजी। उसके बाद अगर हम आगे आए तो फिर राम मनोहर लोहिया हैं, ये सारे ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन फिर भी एक नैरेटिव है कि ओबीसीओ ने कुछ काम नहीं किया, जो कि दलित कम्युनिटी और आदिवासी कम्युनिटी में है। आमतौर पर हमें ये मुझे भी सुनने को मिलता है, इवन मैं भी पहले मानता था कि ओबीसी जागा हुआ व्यक्ति नहीं है, जागा हुआ समाज नहीं है। लेकिन फिर जब मैं इन सारे लीडर्स को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि किस सामाजिक परिवेश से निकल कर आए हैं, तो वहां पता चलता है कि सारे के सारे ओबीसी हैं, तो काम तो हुआ है। हाँ, बहुत बहुत जरूरी सवाल है रजत। और कई बार होता है कि मतलब ये बात बोल दी जाती है ऐसे कि लोग जागरूक नहीं, और ओबीसी ने तो कोई मूवमेंट नहीं किया, ओबीसी में कोई चेतना नहीं है। ये बात तो मतलब आधारहीन है, ये कई बार भावुकता में कही जाती है। अब मुझे जो समझ में आता है ना, ओबीसी की तादाद अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर माने तो तादाद बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। आप ओबीसी के कुछ जातियों को जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनके पास थोड़ी सी लैंड है, जिनके पास थोड़ा सा पशुपालन है, थोड़ी सी शिक्षा आई है और तादाद ज्यादा है, उनको लेंगे, और ओबीसी की जो सबसे निचली पायदान पर जो जातियां होंगी उनको लेंगे, तो कई बार उनमें जमीन आसमान का अंतर है। मंडल कमीशन ने उन 3743 जातियों को एक यूनिट बनाया, एक आइडेंटिटी दी, क्लास है, अदर बैकवर्ड क्लास है ओबीसी। पहली बात तो ये, वो अनटचेबिलिटी का शिकार नहीं रहा, वो उस तरह से सोशल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं रहा। वो कृषक कामगार जातियां थी मूलतः, वो हाथ का काम करते थे, जिनको अछूत बना करके उस सवर्ण मानसिकता के लोगों का जीवन, रोजमर्रा का जीवन नहीं चल सकता था। तो उन्होंने जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो भाई दलित के घर से आप, दलित के हाथ से आप हवेली बनवा रहे हो, दलित को खेत में काम करा रहे हो, और तब अछूत नहीं होते हो और दलित का शरीर छुए तो फ्रॉड है, ये पूरी थ्योरी फ्रॉड है अनटचेबिलिटी की। लेकिन फिर भी वो जो अनटचेबिलिटी जैसा ट्रॉमा था ना, वो ओबीसी को उस तरह नहीं झेलना पड़ा। वो कृषक कामगार जाती थे, छोटे छोटे पेशे थे, हस्तशिल्प कुटीर उद्योग थे, सब कुछ था। तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लगभग 52% तो मंडल कमीशन करा 1931 की पॉपुलेशन के आधार पर, कास्ट सेंसस के आधार पर। अब इस पॉपुलेशन ज्यादा होने के चलते जितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए थी ओबीसी के लेकर, जो आंदोलन अर्मिता होनी चाहिए थी, वो नहीं दिख पाई। इसलिए एक सामान्यीकरण कर दिया गया, एक सामान्य स्टेटमेंट, स्लीपिंग स्टेटमेंट जैसे आने लगा कि ओबीसी तो मुर्दा समाज है, ओबीसी तो ऐसा नहीं है। पैरेलल मूवमेंट आपको लगातार मिलेगा। पेरियार को कहां रखेंगे फिर? आप फूले दंपति को कहां रखेंगे? बाबा साहब तो अपने 3 गुरुओं में से एक गुरु मानते थे ज्योतिबा फूले को। हाँ, ज्योतिबा फूले, पेरियार साहब ये दक्षिण में थे, इन्हें उत्तर आने में थोड़ा वक्त लगा। ये कुछ हिस्टोरिकल उसके स्टेजेस हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं त्रिवेणी संघ को क्यों नहीं पढ़ाया गया? त्रिवेणी संघ पर बात क्यों नहीं? त्रिवेणी संघ में बिहार में 1930 के दशक में, शाहू जी की बात कर रहे हैं तो शाहू जी तो ओबीसी समाज से आती थी। 1902 रिजर्वेशन, वो ओबीसी थे वहां से। लेकिन आइए तो व्यवस्थित मूवमेंट, त्रिवेणी संघ 1930, 1940 बैकवर्ड क्लासेस लीग, बैकवर्ड फेडरेशन बना, जिसमें पेरियार साहब को और अंबेडकर साहब को लखनऊ अधिवेशन में बुलाया जा रहा। पेरियार ललई सिंह यादव, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, जब कमीशन बन रहा है, नेगोशिएशन की बात हो रही है, चाहे कांग्रेस से चाहे अंग्रेजों से, बैकवर्ड क्लासेस का पूरा एक मूवमेंट है। शिवदयाल सिंह चौरसिया जाकर के प्रेजेंटेशन देते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी पिछड़ी जातियां हैं, इनका क्या होगा। गांधी जी आश्वासन देते हैं कि नहीं, आप आइए और सब कुछ हो जाएगा और बहुत अच्छा है। कहां है वो मूवमेंट? वो हिस्ट्री में क्यों नहीं क्लेम कर पाया? बैकवर्ड क्लासेस लीग, अर्जत संघ बनता है 1960, 70, 80 के दशक में। कितना बड़ा एक मूवमेंट बना जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया को प्रभावित करता है। जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा, लोहिया जी का समाजवादी विचार। तो अब धीरे धीरे ओबीसी में एक पीढ़ी आ रही है ना, वो क्लेम कर रही है। तो नाराजगी देखिए क्यों होती थी, ओबीसी को लेकर नाराजगी क्यों होती थी? वो उसको मैं इस रूप में ले लूं कि चलो एक पॉजिटिव नाराजगी, वो एक शिकायत है। वो शिकायत ये है कि भाई दलित तो सबसे नीचे दबा रहा, आदिवासी यहां दबा रहा, ओबीसी लड़ सकता था, ओबीसी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सक्षम था, क्यों नहीं लड़ा? ये एक मैं इसको आत्मीय शिकायत मानता हूं। ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ओबीसी लड़ा है। हाँ,
जितना चाहिए था उसमें धीरे धीरे वक्त लगा। लेकिन आप क्या आज के ओबीसी को बिल्कुल वही मानते? नहीं, मैं कह रहा हूं ओबीसी में नई पीढ़ी आई जो क्लेम कर रही है, अपनी हिस्ट्री को क्लेम कर रही है, अपने आइकॉन को क्लेम कर रही है। और पूरे उत्तर भारत में अभी आप, उन्होंने 26 जुलाई को मनाया, 7 अगस्त आ रहा है रजत जी, और मंडल दिवस के दिन, और पूरा मंडल मूवमेंट बिना ओबीसी चेतना के आ गया। हम मानते हैं उनमें काशीराम जी की भूमिका है, उसमें रामविलास पासवान जी की भूमिका है, तमाम लोगों। तो एक ओबीसी मूवमेंट दक्षिण भारत में है। एक तो उत्तर भारतीयता हमारे ऊपर इतना हावी रहती है कि हम दक्षिण की चीजों को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। पेरियार की जमीन पर आज भी वहां कोई खड़ा है तो वो स्टालिन है। तो एक पूरा सीक्वेंस है, कंटिन्यूएशन है। स्टालिन को आप देखिए, जगनमोहन रेड्डी को देखिए, और कंटिन्यूएशन उस पेरियार की लेंथ है। नहीं है हिम्मत वहां जाकर के हिंदुत्व इस तरह से अपना पैर फंसा ले। उत्तर भारत में धीरे धीरे वो चीजें बनी। हाँ, उत्तर भारत में क्या हो ना, फ्यूडलिज्म, कास्टिज्म ये थोड़ा हावी है। उत्तर भारत में सामंत्यता हावी है। तो सामंती स्ट्रक्चर को जो चैलेंज कर सकता था, सामंतों ने उनकी अज्ञानता और इतिहास से कटे होने का फायदा उठा करके इन जातियों को छत्री बनाने का क्लेम करना शुरू कर दिया। लोधी छत्री, यादव छत्री, कुर्मी छत्री, कोयरी छत्री। तो ये एक दिक्कत हुई, एक गैप ये। और उत्तर भारत में क्या हुआ कि ब्रेक हुआ, मूवमेंट ब्रेक होते रहे, मूवमेंट बनते रहे, वो ब्रेक होते रहे। मंडल आंदोलन के बाद आप देखेंगे, मैं बिल्कुल अब ओबीसी में एक पॉजिटिव एनर्जी देखता हूं। मंडल आंदोलन के बाद एक सीक्वेंस बन रहा है। नई पीढ़ी ओबीसी की बहुत तेजी से मजबूत हो रही है ना। नहीं तो प्रधानमंत्री को अपनी जाति नहीं बतानी पड़ती, ओबीसी को कितने मिनिस्टर बनाए ये सब नहीं बताना पड़ता। अब पूरे देश की पॉलिटिक्स में ओबीसी सेंटर में आ रहा है। और हमने तो कई दलित चिंतकों को, दलित बैकग्राउंड से आने वाले तमाम हमारे बुद्धिजीवियों को ये सुना है कि जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ था, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में दबे दबे रहते थे, इतना ब्राह्मणवाद और मनुवाद हावी था उन सब पब्लिक स्पेसेस में। ओबीसी के आने के बाद एक एका बनी, इसीलिए मंडल कमीशन के लिए दलित लड़ रहे, इसीलिए मंडल कमीशन के लिए एक एका बन रहे थे। वो एका मुझे लगता है कि आज जो सांप्रदायिकता का सवाल है, इस देश को नफरत और दंगों में, लिंचिंग में झोंका जा रहा है, उससे लड़ने का अगर कोई तरीका निकलेगा तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की पसमानदा की एका, और उसमें ये ओबीसी मूवमेंट बहुत बड़ी भूमिका निभाए। सांप्रदायिकता से लड़ना हो, भ्रष्टाचार से लड़ना हो, गरीबी से लड़ना हो, इन सब का जवाब अगर किसी में है तो वो सोशल जस्टिस की आइडियोलॉजी है। और वहां अब ओबीसी तबके में बहुत शानदार काम हो रहा है। और आप देखिए आने वाले 7 अगस्त से पूरे देश में ओबीसी संगठन बने हैं, वो लगातार लड़ रहे हैं। नीट में अभी जो जीत मिली वो एक नमूना है। हाँ, उनकी तादाद, उनकी मतलब हम शिकायत ये कर सकते हैं कि वो जितनी ताकत है उसके पास वो पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये आप कह सकते हैं। उनकी ताकत बहुत है। तो आपका जो उत्तर, अगर मैं उसको संक्षिप्त में अपने दर्शकों को अगर संक्षिप्त में बताऊं तो जो लक्ष्मण सर हैं उनके कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि पहले कई सालों से मूवमेंट चलते आ रहे हैं, कई सालों से जो ओबीसी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो सामने आए हैं, उन्होंने अपना न केवल अपना पक्ष रखा है बल्कि संगठन बनाए हैं, संघर्ष किया है, सड़कों की लड़ाई लड़ी है, गांव गांव घर घर जाकर, जैसे त्रिवेणी संघ का सर ने जिक्र करा। इसके अलावा अगर आप देखें कि अर्जक संघ जो कि आज की डेट में भी एक्टिव है, बहुत ही शानदार काम कर रहा है रैशनलिटी के ऊपर यूपी में और बिहार में। तो इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमें इनको ओपन माइंड रख के पढ़ने की और समझने की जरूरत है। हमें इस नैरेटिव में नहीं जाना है कि ओबीसी समाज पूरी तरीके से मुर्दा समाज है या सोया हुआ समाज है या जागरूक नहीं है। उसमें से कई सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनको हम अपना लीडर मानते हैं, यानी कि हम इन द सेंस की जो दलित कम्युनिटी है और जो एसटी कम्युनिटी और जो माइनॉरिटी है, और हम इतने सालों से उन्हें पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हम इस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि दलित कम्युनिटी के कुछ लोगों के अंदर ये डर है आज भी कि अगर जो ओबीसी कम्युनिटी है उसके हाथ में सत्ता पहुंच जाए या सत्ता के क्रम में वो ऊपर पहुंच जाए तो उनकी हालत फिर से वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि ओबीसी कम्युनिटी की बहुत सारी जो कास्ट हैं वो उतनी ही सामंती और उतनी ही जातिवादी है जितना कि एक ब्राह्मणवादी कम्युनिटी के लोग। देखिए, डर तो कई तरह के हैं और डर के अपने वजहें भी होती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक उसके इतिहास भी होता है, ठीक बात है। जो उत्पादन संबंध है ना,
जब दो वर्गों में हितों की टकराहट होती है तो कई बार वो हितों की टकराहट कई तरह की चीजों में दिखती है। मसलन एससी कम्युनिटी के भीतर भी तो कई जगह हितों की टकराहट होती है, तो कई बार दिखता है। लेकिन उनको एक एक ब्रॉडर नरेशन में उनको पता है कि उनकी लड़ाई के केंद्र में डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनकी लड़ाई के केंद्र में भारत का संविधान है, तो वो फिर अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। और एससी कम्युनिटी एक मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि जागरूक कम्युनिटी, वो अपने हक के लिए लड़ रही है। आदिवासी लड़ रहे हैं, अभी आदिवासियों ने आंबागढ़ में भगवा हुआ को नस्तनाबूद करके बक्कल उतार करके उन्होंने बाकायदे ये साबित किया कि कैसे हम आपकी भाषा में हिंदू नहीं, हम आदिवासी हैं। ओबीसी भी ऐसे कर रहा है। कई बार हितों की टकराहट को हवा देने वाले कोई और लोग होते हैं, और कुछ गलतियां, कुछ चीजें ऐसी होती है इतिहास में जिनको बड़ा दिन दिखा के आपको कबूल करना होता है कि कई जगह हितों की टकराहट या सामाजिक संरचना में कुछ चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन अब जो बदले हुए परिदृश्य में सब ये जो भी जागरूक है, समझदार है, वो समझता है कि वो जो लकड़ियां अलग अलग रहेंगी ना तो सब तोड़ दी जाएंगी। अब उस लकड़ियों के गट्ठर में ही वो ताकत है कि वो सब बनेंगी। तो चिंता का आधार वाजिब है, उसका बोलकर जवाब नहीं दिया जा सकता है कि अगर हमें दलित तबके या आदिवासी तबके के भीतर एक भरोसा पैदा करना है ओबीसी समाज को, तो उसका जवाब बोलकर देने की अपेक्षा अपने व्यवहार से दें, अपनी समझदारी से दें और प्रैक्टिस करके दिखाएं कि हाँ जो रहा होगा इतिहास रहा होगा, जिसको बढ़ा चढ़ा करके संघियों ने दुरुपयोग किया, देखो तुम्हारे दुश्मन कौन है। वो तो ओबीसी के भीतर भी करते हैं ना कि देखो ओबीसी के भीतर ये तुम्हारे दुश्मन है, तुम लोग ये हो। उसको काउंटर करने का जो जवाब है, मुझे लगता है कि वो जवाब बोल कर देने की बजाय अपने काम में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में ओबीसी समाज को देना चाहिए। आपकी संख्या ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। आपकी संख्या ज्यादा है तो आपकी भागीदारी ज्यादा है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। उस जिम्मेदारी को ओबीसी समाज के नए युवा निभा रहे हैं, उन निभाने वाले युवाओं को थोड़ा मजबूत। तो लक्ष्मण सर, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि समाज के अंदर, जैसा आपने पहले ही बताया कि दलित कम्युनिटी के अंदर भी अपनी जो जातीय वर्चस्व की लड़ाई रहती है लगभग बनी रहती है, और जिसकी वजह से कई बार हम देखते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि और जो चमार जाति है वो एक दूसरे के सामने भी खड़ी हो जाती है। ये सारी जो समस्याएं हैं ये ओबीसी कम्युनिटी में भी रही होंगी अभी आज की डेट में, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में नहीं होंगी। और जहां पर जिस समाज में जातियों की कोई हमें इतिहास नहीं देखने को मिलता, जो कि आदिवासी कम्युनिटी है, वहां पर भी इस तरह की वर्चस्व की, अंतरजातीय जो वर्चस्व है उसकी लड़ाई हमें देखने को मिलती रहती है। उसका सॉल्यूशन क्या है? ये तो हम समझ पा रहे हैं कि ये पूरी एक संरचना के एक प्लानिंग के तहत ये हमारे बीच प्लान किया गया है, और कई बार हम ये देखते हैं कि बाहर से ही हमें ये सारी चीजें प्रोवोक की जाती हैं ताकि हम हमारे बीच में अंतर बना रहे। इसका सॉल्यूशन क्या है? हम इसको किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं, किस तरीके से इसको खत्म कर सकते हैं? देखिए, ये तो ऐसा सवाल है ना कि जो सबसे अहम है, जिसका जवाब हमारे पहले के वैचारिक दार्शनिक लोगों ने दिया भी है। जैसे इसका एक लाइन का जवाब सीधा सा ये है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश हो। और बाबा साहब भी ये कहते हैं, फुले साहब भी कहते हैं, पेरियार साहब भी कहते हैं। तो जाति खत्म हो, इसका सबसे आइडियल और सबसे अल्टीमेट गोल तो यही है कि जातियां खत्म हो जाएं। तो ये जातियों के नाम पर दोनों चीजें खत्म हो जाएगी। विद इन अ कम्युनिटी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आपस में है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो सो कॉल्ड अपर कास्ट कहे जा रहे लोग हैं, जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, वो लोग जाति के नाम पर फिर कुछ लोगों के साथ भेदभाव या आंखमारी नहीं करेंगे, और जो हम इक्वालिटी वाली सोसाइटी बनाना चाहते हैं वो बनेगी। तो एक तो इसका जवाब सीधा सा ये है, जाति खत्म हो। अब दूसरा सवाल का जवाब, इस पहलू से सोचा जाए कि मान लीजिए जातियां खत्म होने का भी तो कोई प्रोसेस होगा, किस चरण में चीजें चलेंगी कि वो चीजें खत्म हो। तो उसमें फिर तमाम लोगों ने जब मंथन किया तो मुझे लगता है ये थ्योरी कहीं यहां आकर के रुकी हुई है कि पहले हम लोग जाति से जमात की ओर बढ़े, और हम ये कहें कि जो बाबा साहब ने भी कहा, फुले साहब ने भी कहा
पेरियार साहब ने भी कहा अंतरजातीय विवाह वो जातियों को तोड़ने में एक बड़ा टूल होगा। रोटी बेटी का संबंध जैसे कह रहे हैं, तो पहले तो ये जो दूसरे के घर खाना नहीं खाना है, किसके घर किसका छुआ नहीं खाना है, या अपने बीच से बिल्कुल शून्य करना है, क्योंकि आप जैसा समाज बनाना चाहते हैं वैसा प्रैक्टिकल में करके दिखाइए। एक तो ये बात है, और दूसरा ये कि भाई इंटरकास्ट मैरिज जितना हो, प्रेम की आजादी दीजिए, मोहब्बत से दुनिया बहुत खूबसूरत बनती है, तो सब एक दूसरे में जाति से जमात की ओर बढ़ेंगे, एक दूसरे को कैसे सम्मान की नजर से, बराबरी की नजर से देखें। वही हमारी भूमिका है जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे हैं, कि भाई लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करना कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव कैसे कैसे हुआ है। तो ये सारी डिबेट जैसे लोगों के बीच जाएगी ना, फिर सबको ये समझ में आ जाएगा कि हम में से कोई ऊपर या नीचे नहीं है, हम सारे लोग एक जैसी सोशल इकोनॉमिकल कंडीशनिंग के शिकार हैं, और हम सब लोगों को जाति के नाम पर शोषित किया गया। हम शोषित लोग, तो वो फिर एक जो सोशल कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे डेवलप होगा। फिर वो एससी कम्युनिटी के भीतर के अंतर विरोध धीरे धीरे दूर होंगे, ओबीसी कम्युनिटी के भीतर के अंतर विरोध दूर होंगे। ये अंतर विरोधों को दूर करने का जिम्मा अपने बीच के लोगों का है। उसके लिए रोटी बेटी का संबंध, जाति से जमात की यात्रा, डिस्क्रिमिनेशन के टूल क्या है उसमें आपको बताया जाएगा कि आप में से कोई ऊपर या नीचे नहीं है। भाई ओबीसी में जिनको कहा जा रहा है कि जिन जातियों में सबसे ज्यादा मलाई खा ली, उनके कितने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं देश में, कितने जज हैं, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने प्रिंसिपल हैं, डीन रजिस्ट्रार हैं, कितने लोग आईएएस पीसीएस बन गए, कितने लोग बिजनेसमैन बन गए, कितने % लोग लैंड ओनर किसके पास सबसे ज्यादा है। तो ये सब डेटा है। जैसे ये डेटा जाएगा तो ये समझ में आएगा कि अच्छा जो हमको समझाया जा रहा है कि तुम्हारा हक तो तुम्हारे किसी साथी ने मार लिया है, इसको हम लोग डाइल्यूट कर देंगे, इस फेक आर्गुमेंट को हम लोग डाइल्यूट करेंगे, फिर एक एका बनेगी। धीरे धीरे उस एका की तरफ ले जाना है सोसाइटी को। अभी वो एका कब बनती दिखती है? एससी कम्युनिटी एकजुट कब दिखती है, ओबीसी कम्युनिटी एकजुट कब दिखती है, या एससी एसटी ओबीसी सब मिलकर के एकजुट कब दिखते हैं? जब सामने से कोई हमला करता है, जब वो ये महसूस करते हैं कि हमला पूरे वजूद पर है, हम सबको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो वो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। 2 अप्रैल भारत बंद, ओबीसी तबके के लोगों ने एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के जो मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया। रोहित वेमुला के मूवमेंट में एससी एसटी ओबीसी की एक एका बनी। रोस्टर आंदोलन, जब 13 पॉइंट रोस्टर आया डिपार्टमेंट वाइज, जिसको कॉलेज यूनिट बना करके या यूनिवर्सिटी यूनिट बना करके किया गया, रोस्टर आंदोलन पर पूरे एससी एसटी ओबीसी सब एकजुट होकर के लड़े। तो जब अटैक किया जाता है तब ये सारी कम्युनिटी एक हो जाती है। जब कोई बाहर दुश्मन नहीं होता है, वैचारिक दुश्मन, तात्कालिक दुश्मन, तो फिर वो अंदर आपस में लड़ती है। हमें धीरे धीरे सोसाइटी को इनरिच करना है और उनको उनके रियल सोशल कल्चरल ग्राउंड को उनसे वाकिफ करा देना है, वो सब एक है। ओके, मैं इसी प्रश्न से मैं एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब आप ये कहते हैं कि हमें अंतरजातीय विवाह को प्रमोट करना होगा, तो इससे आपका तात्पर्य क्या जो एससी एसटी कम्युनिटी है उनकी शादी अपर कास्ट, जो सो कॉल्ड जो अपर कास्ट है जिसमें कि ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय आ जाते हैं, उनके बीच के अंतरजातीय वैवाहिक संबंधों की बात कर रहे हैं, या फिर मैं इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझता हूँ कि हम अपने बीच की जो जातियां हैं, जैसे कि एससी कम्युनिटी में बहुत सारी जातियां, ओबीसी कम्युनिटी में बहुत सारी जातियां, और हम देखते हैं कि आदिवासी समाज में भी कुछ जातियां उभर कर आ रही हैं, तो उनके बीच के अंतरजातीय संबंध की बात कर रहे हैं, ये आप थोड़ा सा बताएंगे, और कौन से अंतरजातीय संबंध ज्यादा जरूरी है? मुझे लगता है कि एक तो इसको आजाद कर देना चाहिए, मोहब्बत को आजाद कर देना चाहिए कि वो कहीं भी किसी के साथ भी, जो दो इंडिविजुअल का जहां दिल लगे, जहां उनको कंफर्ट लगे, उसको आजाद कर दो कि भाई कहीं भी किसी से भी करो। आइडियल फेस तो ये है, आप बस अंतरजातीय विवाह करो, जातियों को तोड़ो। ये जो आप ऐड देते हो ना अखबार में कि इस नौकरी के लिए, इतने लंबे बच्चे के लिए, लड़के के लिए वधू चाहिए, वर के लिए वधू चाहिए,
तो उसमें सबसे पहले जाति बताते हो, ज्यादातर अपर कास्ट के लोग सब आपस में जातियों में नहीं करते, तो ये दिक्कत तो पूरे सोसाइटी की है। कान को जो मर चाहिए तो संयुक्त पारित चाहिए, नमूद्री पात चाहिए कि ये सब वो सब हर जगह है, ठीक है। इसलिए पहला फेज तो ये, मतलब आइडियल फेज ये कि सबको आजाद कर दो, जिसको जहां जैसे पसंद आए अंतर, ये जाति के बंधन को तोड़ो। ये कर्मकांड पुंगापंथी जो दिखावा है रिचुअल का, जन्म का, मृत्यु का और शादी विवाह का, ये तीन जगह ब्राह्मणवाद घुसपैठ किए हुए हैं कर्मकांड के लिहाज, तो वो भी टूटेगा, वो भी खत्म होगा। मृत्यु भोज बंद करो, जन्म के समय जो ये पुरुषवादी सोच कहती है बेटा पैदा हुआ तो ये करो, वो खत्म करो। शादी विवाह में एकदम बिल्कुल सामान्य साधारण तरीके से, दहेज के नाम पर किसके, ये समाज कोई सभ्य समाज कहा जाएगा? ये घोर महिला विरोधी समाज है, इसमें मतलब कुछ भी ढंग से अच्छा नहीं किया। ये सब चीजों से थोड़ा सा आप निजात हैं। दूसरी बात, अगर आप कहेंगे कि किसको ज्यादा तवज्जो में दूं, तो मैं कहूंगा कि अपने से ऊपर आप जा सकते हैं। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है। हमारे यहाँ, हमारे गांव में एक ओबीसी लड़के ने एक राजपूत लड़की से शादी की, थोड़ा बहुत कानाफूसी हुई, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक गांव के दूसरे छोर पर एक राजपूत लड़की ने एक दलित लड़के से शादी की, क्या बवाल मच गया, घर निकाला हो गया, और उनको तो मंदिर मंदिर बनवाना पड़ा इस पाप से मुक्त होने के लिए कि एक राजपूत कन्या ने एक दलित लड़के से शादी कर ली। तो हत्या वत्या नहीं हुई, क्योंकि अगर गोरखपुर वाले मसले को देखते हैं तो ब्राह्मण कन्या है, दलित लड़का है, तो वो अधिकारी है दोनों, फिर भी उनको मार दिया। अनगिनत घटनाएं ऐसी चली आ रही हैं कि लड़की जो 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 नीची जाति, बहुत खराब शब्द, तो नीची जाति, छोटी जाति, ये बहुत घटिया टर्मिनोलॉजी ब्राह्मणिकल है, इसको नहीं कहना चाहिए। लड़की बहुजन तबके की थी, लड़का जो सवर्ण तबके का था। तो ये जो चीजें थी ना, इसने सोसाइटी को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया। हम इसको फिर कहेंगे कि इसको क्लेम करो भाई, अगर आप वाकई जाति तोड़ने की बात करते हो, तो जिसे आपके समाज में दोयम दर्जे पर ले गया गया है, वहां आप उसको प्राथमिकता पर रखो इंटरकास्ट मैरिज में। तो मेंटेलिटी बदले। ये सारी लड़ाई क्या है? जाति की पूरी लड़ाई क्या है? मनोवैज्ञानिक है, समाजशास्त्री, राजनीतिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक है। हमें लोगों की जहनियत बदलना है। जातिवाद ने इस देश के नागरिकों की जहनियत को तबाह कर दिया है। लोग सोचते भी हैं तो बहुत मनुष्य होकर नहीं सोच पाते, क्योंकि जाति आगे रहती है। तो इंटरकास्ट मैरिज में सबसे अच्छी चीज ये होगी कि जिसको आप अपने से नीचे समझते हो ना, आप वहां जाओ और खड़े होकर के कहो कि हाँ, यहां मैं मोहब्बत की है, यहां हम अंतर जाति विवाह करेंगे, और उसको सेलिब्रेट कीजिए। मैं यहाँ पर एक और चीज में ऐड करना चाहूंगा सर। आइडियोलॉजिकल लेवल पर मैं आपसे बात करना पसंद चाहूंगा कि जब भी हम देखते हैं कि अगर कोई दलित कम्युनिटी का या ओबीसी कम्युनिटी का या एससी कम्युनिटी का कोई भी मेल स्वर्ण तबके की फीमेल से जब शादी करता है, तो उस व्यक्ति का पूरा रुझान ब्राह्मणवादी हो जाता है, वो इस आइडियोलॉजी से कट जाता है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप देखिए जितने भी बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, उन्होंने जब शादी की, अगर बाबा साहब को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा, उन्होंने जब स्वर्ण तबके की महिलाओं के साथ शादी की है, तो उनका पूरा रुझान वहीं पर है। वो अपने समाज से कट जाते हैं, राजनीति करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन जो एक धार जो उनके तेवर में होनी चाहिए थी, वो धार कहीं मौथरी हो जाती है, वो धार नहीं बचती। ये मैं रजत इसको इतना सामान्य ढंग से नहीं देखता। मतलब इसमें फिर कहीं ना कहीं एक मानसिकता आ जाती है ना कि सवर्ण लड़की आती है तो वो अपना दबाव डाल करके आपको समझौता परस्त बना देती है। मैं इसका ऑब्जेक्टिव उदाहरण नहीं देखता हूँ। ठीक है, ये एक धारणा है, लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ देखो उन्होंने वहां शादी कर ली और फिर उसके बाद वो। मैं तो कह रहा हूँ कि जिनकी शादियां सवर्ण महिलाओं से नहीं भी हुई है, वो बहुजन तबके के बहुत सारे लोगों ने कितने बड़े बड़े समझौते कर दिए, क्या क्या धार कुंद हो गई उन लोगों की भी। तो मामला ऐसा नहीं है। मतलब मैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो शादी होने के बाद दोनों ने एक दूसरे के इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रेस्पेक्ट किया, तो वो बचाए रखे। मुझे लगता है कमिटमेंट का मामला है। आप अगर वाकई कमिटेड है ना, तो उसमें फिर महिला साथी आपकी सवर्ण है और आपकी वैचारिकी को खत्म कर देती है, धार कमजोर कर देती है, ऐसा नहीं होने पाएगा। फिर आप एक तालमेल बनाते हैं, फिर एक संतुलन बनाते हैं। ये कमजोर लोग हैं।
मैं यहाँ पे एक चीज, मेरा यहाँ पर सिर्फ महिला साथी की वजह से इस तरह से होता है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन नहीं है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब वो अपने समाज से कट जाते हैं, वो दूसरे एक ऐसे समाज में जो कि आपका शोषण करता समाज है, जो आपका शोषण कर रहा है, वो उस समाज में मिल जाते हैं और अपने समाज से कट जाते हैं, और तब उनकी वो विचारधारा मौती होती है। हमने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहां पर कि स्वर्ण तबके की महिलाएं बहुजन समाज के लड़कों से शादी करने के बाद वो इस मूवमेंट में आके काम करती हैं। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर फीमेल का, मैं ये नहीं, फीमेल, हाँ ठीक है, हाँ ठीक बात है। अगर मैं थोड़ा दूसरी दिशा में सोचने लगा। हाँ, ये ठीक बात है रजत, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं ना कि ये मामला शादी विवाह का है, हाँ, लेकिन इससे ज्यादा है कि कमिटमेंट क्या है। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के कमिटेड हैं, तो कोई शादी या कोई और चीज आपको कॉम्प्रोमाइजिंग कैरेक्टर में नहीं बनाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने को बेचना ही चाहेगा, अपनी आइडियोलॉजी कंप्रोमाइज करना चाहेगा, तो कभी वो किसी कुर्सी के लिए कर लेगा कि आओ हम आपको अपना मंत्री बना रहे हैं, आ जाओ, फिर छोड़ो लड़ाई बहुजन की, गई जाति जनगणना, हमको कैबिनेट मंत्री बना दिया है, अब हम कठपुतली बन के नाच रहे हैं उनके इशारों पर। तो ये वो लोग हैं। और निश्चित रूप से वहां फिर अंतरजातीय विवाह हो या रोटी बेटी का संबंध हो, ये बहुत कारगर नहीं होता, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि आरएसएस जैसी विचारधारा के लोग आके कहते हैं हम दलितों घर में खाना खाते हैं। हमारे यहाँ तो पद पे भी दलित लोग बैठे हुए हैं, आदिवासी लोग बैठे हैं। तो आरएसएस तो एकदम जाति विहीन संस्था हो गई है। आरएसएस तो सबसे बढ़िया संस्था है, लेकिन हम जानते हैं कि आरएसएस इस दिखावा के पीछे कैसे काम करती है। तो ये इसका जवाब है कि अल्टीमेटली आपको आइडियोलॉजिकली कमिट करना होगा खुद को। आपका कमिटमेंट, और हमें हमारी सोसाइटी को ऐसे लोगों की जरूरत है। एग्जैक्टली, मैं बस वही चीज मैं समझना चाहता था कि ये मतलब किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक आम धारणा बन गई है कि अगर आप अपर कास्ट में शादी करोगे तो ही वो अंतरजातीय विवाह रहेगा, लेकिन अगर आप SC ST कम्युनिटी के अंदर ही उनकी विभिन्न जातियों में शादी करेंगे तो वो अंतरजातीय विवाह नहीं। तो एक समाज का एक है कि धारणा है, उसको तोड़ने की जरूरत है। इसी प्रश्न से संबंधित इस देश का जो युवा वर्ग है, स्पेशली क्योंकि हम देखते हैं फीमेल्स की घर में इतनी नहीं चलती, लड़कियों की इतनी नहीं चलती कि वो अपने आप को असर्ट कर पाए कि नहीं मैं इसी लड़के से शादी करूंगी या फिर मैं अपनी जात में शादी नहीं करूंगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी ही जात में शादी करते हैं और ये हमारा एक्सक्यूज होता है कि नहीं हमारे फैमिली मेंबर जो हैं वो नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें वो लोग बोलते हैं और फिर वो अपनी फैमिली के हिसाब से अपनी ही जात में शादी कर देते हैं। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उन्हें नहीं, ये तो हाँ, ये वो वाला आर्गुमेंट हो गया कि हम दहेज नहीं मांगेंगे। exactly. आप अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी को दे दीजिए जो देना, हम तो नहीं, हम दहेज विरोधी हैं और हम जबान नहीं खोलेंगे। ये वो वाला बचकाना सा आर्गुमेंट है। ये चालाकियां, ये धूर्तताएं, ये चलती नहीं है समाज में। तो अब जैसे हम कहते हैं ना कि जाति क्यों नहीं भारत में खत्म हो पाई, क्योंकि जाति को बनाने वाले, जाति के नाम पर सबसे ज्यादा सुविधा, अवसर, मौका, फायदा भोगने वाले तबके में कभी जाति के खिलाफ मूवमेंट ही नहीं हुआ। जहां बीमारी थी वहां इलाज नहीं हुआ। वैसे ही पैट्रियार्की जो पितृसत्ता है ना, उसकी बीमारी की जड़ पुरुषों के केंद्र में, राइट, वहां इलाज की जरूरत है। तो जब अंतरजातीय विवाह की बात हो, जब इस तरह की बात हो, तो जो पुरुष है ना, उनको खड़े होकर के कहना होगा कि हमसे गलती हुई है, हम अपने में सुधार करना चाहते हैं। ये जेंडर वाला डिस्कोर्स कास्ट डिस्कोर्स के साथ जब एसोसिएट कर रहे हैं आप, तो यहां आप करिए ना। तो बीमारी का इलाज पुरुष, पैट्रियार्की टूटे, पैट्रियार्की खत्म हो, और बारीकी से आप फेमिनिज्म को, स्त्री विमर्श को अगर पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि पितृसत्ता, पैट्रियार्की महिला विरोधी ही नहीं होती, वो पुरुष विरोधी भी होती है। बशर्ते कि पुरुषों को पता ही नहीं है। और तुम पुरुषवादी बने हो, सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा है। तो ममाज बॉय बनने का जो कल्चर है ना, कि वहां जाके घर में स्टैंड नहीं ले पाना, या अब तो वो लड़कियां भी आ रही हैं सामने जो दिलेरी से स्टैंड ले रही हैं, उनको सैल्यूट करिए, उन लड़कियों को प्रमोट करिए, उनको आगे, उनको हिम्मत दीजिए।
तो ये काम करना और पुरुषों को अपने भीतर थोड़ा सुधार करना चाहिए। मतलब जो इस समाज का जो पुरुष वर्ग है उसको स्टैंड लेना पड़ेगा, वो डायलेमा में नहीं रह सकता किसी पे। डायलेमा क्या, वो अपने अपने प्रिविलेज को एंजॉय करने के लिए डायलेमा नाम देता है, अपने प्रिविलेज को एंजॉय करने के लिए मम्मी पापा कि माता पिता के मन को रखने के लिए हमने कर लिया, तो भाई मन को रखने के लिए कर्मकांड में भी बैठो, मन को रखने के लिए उनको हवन कराओ, तो फिर आप विचार जहां है वहां आप कहां खड़े हो जाते हैं। तो ये सब बचकाने तर्क हैं। वो अपने भीतर का अंतर्द्वंद की भीतर एक हिंदू भी बना रहे, भीतर एक ब्राह्मण भी बना रहे, भीतर हम अपनी जाति के भी बने रहे, हम यादव जी है तो यादव जी क्या जाएंगे बताएंगे, हाँ हम अम्बेडकराइट भी बने रहे, हम जय भीम भी जोर से बोलेंगे और थोड़ा सा दहेज भी ले लेंगे, जय भीम भी बोलेंगे और थोड़ा सा माता पिता के कहने के चलते थोड़ा हवन हवन भी करा लेंगे, पितरपक्ष कर लेंगे। तो ये सब क्लियरिटी चाहिए। अब ये दोहरी वो चीज मानसिकता नहीं चलेगी, आपको क्लियर होना पड़ेगा आपकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके हिसाब से आपको स्टैंड लेना। आप हिंदूवादी हैं, आप ब्रह्मवादी हैं तो आप रहिए, बशर्ते खुल के रहिए। इस देश में जो चेहरे ओढ़े हुए लोग होते हैं उन्होंने इस देश का ज्यादा बंटाधार किया। Exactly. जो बाहर से प्रगतिशील दिखते हैं, बाहर से वामपंथी दिखते हैं, बाहर से अम्बेडकराइट दिखते हैं, बाहर से ओबीसी सेकुलर डेमोक्रेटिक लिबरल दिखते हैं, सवर्ण जो बाहर से सेकुलर डेमोक्रेटिक लिबरल दिखते हैं और भीतर हिंदू पलता है, भीतर उनकी कास्ट पलती है, उन लोगों ने इस देश का सबसे ज्यादा नुकसान किया। एग्जैक्टली, वो दिखावटी लोग ज्यादा नुकसान करते हैं। मेरा अगला प्रश्न आपसे, अभी आपने कुछ समय पहले आपने बताया कि किस तरीके से जब आंकड़े आएंगे तो फिर चीजें अलग तरीके से, मतलब ये कहा जाए कि भारत की राजनीति 360 डिग्री एंगल पर घूम जाएगी। इसी सिलसिले में आप लोग कई लंबे समय से आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि जातिवाद जनगणना हो। इस पर अभी तक कितना आपको क्या लग रहा है कि बहुजन तबके ने कितनी प्रोग्रेस किया है, यानी कि आप लोगों ने कितना अचीव कर पाए हैं इसमें? क्या सरकार इसको कराने की और कहीं आपको आशा दिखाई दे रही है कि सरकार इसको कराएगी या नहीं कराएगी? क्या है इसके ऊपर आप थोड़ा सा विस्तार से आप समझाने की कोशिश करें। बहुत जरूरी सवाल है। जैसे इस देश की अगर इस समय कोई बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आप गिनाएंगे तो आप जैसे कहेंगे ना कि पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स कर रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी 4-5 दशकों में सबसे ज्यादा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लोगों के पास परचेजिंग पावर खत्म हो रही है, ये सब बड़ी बड़ी समस्या है जिससे देश को हम, और ये लगभग थोड़े बहुत रूप में हमेशा रही है और इससे देश लड़ता है, प्राथमिकता ये होनी चाहिए। दूसरे लेवल की समस्या क्या है? दलितों को मारा जा रहा है, बस्तर और बकसवा के जंगलों में आदिवासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, ओबीसी के साथ तमाम तरह का अन्याय किया, मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है, मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी देख करके मारा जा रहा है, उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, आदिवासियों को नक्सली कहा जा रहा है, छात्रों को जीओपीए लगा के जेल में डाला जा रहा है, प्रोफेसर को अर्बन नक्सल कहा जा रहा है। ये सब सेकंड लेयर की, मतलब एक खांचा समस्याओं का ये है, एक खांचा समस्याओं का ये है जो तात्कालिक समस्या है। उसमें एक तीसरा खांचा मैं बना रहा हूं, इसमें कोई 1 2 3 नहीं है, मैं इसको सबको महत्वपूर्ण मानता है। और उसमें फिर जब कास्ट सेंसस की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि कास्ट सेंसस इस राष्ट्र निर्माण का सबसे प्राइमरी एजेंडा है, सबसे प्राइमरी एजेंडा है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, बीमारी, लिंचिंग, सांप्रदायिकता, दंगा, जातिगत भेदभाव, जातिगत हिंसा, निजीकरण, लैंड ओनरशिप, बिजनेस, बाजार पर किसका कब्जा है, ये सारी चीजों को एक तरफ रखिए, सारा कुछ मैं एक तरफ कह रहा हूं और एक तरफ कास्ट सेंसस। अब इसको समझिए कैसे। कास्ट सेंसस का मतलब क्या होता है? कास्ट सेंसस का मतलब लोग ये समझते हैं कि एससी और एसटी की तो गिनती होती है और जनगणना में ओबीसी की भी गिनती कर ली जाए। कास्ट सेंसस ये नहीं है। कास्ट सेंसस का मतलब है इस देश में जाति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब तरह की गैर बराबरी का टूल है, पॉलिटिकल टूल है, सोशल टूल है, कल्चरल टूल है। तो जितने भी तरह का इस समाज, इस देश को समझने के लिए आंकड़ा चाहिए उसमें कास्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल, मसलन कास्ट सेंसस में क्या होगा? आप गिनते हैं कि भारत में कितने लोग हैं, किस उम्र के बच्चे हैं, किस उम्र के पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कितना जमीनें हैं, कितना किसके पास एजुकेशन मिली, कितना बिजनेस किसके पास है, कितना जो है सर्विस सेक्टर में कौन है, प्राइवेट सेक्टर में कौन है, सब कुछ आप सेंसस में करते हैं ना।
ये पूरा सेंसस है। और उसके साथ साथ फिर आप एक डेटा और निकालिए कि उनमें जातियों को जोड़ लीजिए और सबकी गिनती करिए, कितने ओबीसी हैं यह भी पता चले, प्लस कितने सवर्ण तबके के लोग हैं वो भी पता चले। इस देश में ब्राह्मण कितने हैं, कितने जो है ठाकुर हैं, कितने कायस्थ हैं, कितने वैश्य हैं, सब पता चले। और फिर उसका एक सोशल इकोनॉमिकल डेटा एनालिसिस हो, और वो डेटा एनालिसिस पब्लिक डोमेन में आए। कितने परसेंट ब्राह्मणों के पास इस देश के कितने परसेंट शिक्षा है, कितने परसेंट नौकरी है, कितने परसेंट जमीन है, कितने परसेंट बिजनेस है, कितने परसेंट जो है प्राइवेट में नौकरी है, कितना ठाकुरों के पास है, कितना कायस्थों के पास है, और कितना ओबीसी के पास। ओबीसी में भी किन किन जातियों के पास कितना कितना क्या है, सवर्णों में भी किन किन जातियों के पास कितना कितना क्या है। अब इससे क्या होगा, पूरा डेटा एक देश के सामने आएगा कि आपका देश ऐसे बना है, उनमें जाति एक बहुत बड़ी चीज है, और जाति के नाम पर धन संपत्ति जमीन नौकरी शिक्षा सब कुछ देखिए इतना इतना मिला है। तब वह देश ठहर कर सोचेगा कि कनात लग रही है ना, कनात बिछाते थे तंबू लगाने के लिए, तो गांव में पहले उसको जमीन पर बिछा देते थे, फिर बीच में बांस लगा के उठाते थे, फिर इधर से उठाते थे, फिर उधर से उठाते थे, फिर वो पूरा बन जाता था। राष्ट्र कनात और तंबू लगाने की तरह होता है कि बिछा हुआ जमीन पर बिछा हुआ राष्ट्र है, इसमें हम तंबू लगाते हैं विकास का, इकोनॉमिक मॉडल का, एजुकेशन का, हेल्थ का, एम्प्लॉयमेंट का, सबका तंबू लगा रहे हैं, बांस लगा के उसको ऊपर कर रहे हैं। और उस ऊपर करने में हो क्या रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा उसका जमीन पर पड़ा हुआ है। जरा इस देश को आंकड़ा तो पता चले कि कौन आसमान छू रहा है और कौन अभी भी जमीन पर है, और उनमें किन किन जातियों के लोग हैं, किनको कितना मिलना चाहिए था और किनको कितना नहीं मिला, और किनको कितना मिलना चाहिए था और किन्होंने कितना ले लिया। ये सब कुछ बनेगा कास्ट सेंसस से। तब यह देश ठहर कर सोचेगा कि अच्छा ये तबका नहीं आगे बढ़ पाया, ये तबका कुछ ज्यादा आगे बढ़ पाया, इस जाति के लोग और रिप्रेजेंटेड हैं, इस जाति के लोग का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं। तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का सबसे कोर टूल है कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस इस नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा हथियार है, तभी यह देश देश बनेगा। नहीं तो ये गैर बराबरियां बढ़ती जाएंगी, सब कुछ बढ़ता जाएगा। और ये लोग फेक आरोप लगाते हैं कि जाति गिनने से जाति बढ़ जाएगी। धर्म गिनते हो इसकी वजह से लिंचिंग करने लगे क्या? धर्म गिनते हो इसलिए, अरे तुमको जब चुनाव जीतना होता था तुम दंगा कराते हो। तो धर्म की गिनती से सांप्रदायिकता नहीं बढ़ी, भाषाओं की गिनती से भाषाओं में झगड़ा नहीं बढ़ा, और नहीं तो भाषाओं पर काम अच्छा होने लगा। जानवर गिन लेते हो, पेड़ पशु गिन लेते हो, सब कुछ गिन लेते हो, तो ये भाई कास्ट क्यों नहीं गिनते? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, इसके अलावा और क्या होता है? कास्ट सेंसस यहां तक चल रहा है। और हिस्ट्री की जो बात रही कि 1931 के बाद इस देश में कोई जाति जनगणना नहीं हुई है। 1998 में जी जनगणना ने कोशिश की, 2001 वाली जनगणना में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया। 2010 में कोशिश हुई, 2011 में जाकर के पी चिदम्बरम यानी कांग्रेस की सरकार ने उसको डाइल्यूट कर दिया। 2020 में बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम कास्ट सेंसस 21 वाले में कराएंगे। अब वो सरकार ओबीसी कैबिनेट, ओबीसी प्रधानमंत्री सब कुछ बनाने के बाद कहती कास्ट सेंसस नहीं होगा। तो यहां हम आज खड़े हैं। अगर 2021 में कास्ट सेंसस नहीं हुआ तो ये इस पूरे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का सबसे बड़ा कोलैप्स होगा। इसलिए पूरे देश को मूवमेंट करना होगा, और हम कर रहे हैं। हम पूरे देश के लोगों को समझा रहे हैं कि आप इसको एक मूवमेंट बनाइए। अगले 2-4-6 महीने आपके पास हैं। अगर इस सरकार ने कास्ट सेंसस नहीं कराया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, झूठ बोलेगी सरकार, झूठ के प्रोपेगेंडा करेगी कि इनका इतना हो गया, इनका इतना हो गया, आंकड़े नहीं होंगे, और फिर आपको आपस में लड़ा देगी। ये है इस पूरे कास्ट सेंसस की थ्योरी। आपके हिसाब से कास्ट सेंसस सिर्फ इतना नहीं है कि आप जातिवार जनगणना कर लो कि कितने किस जाति के कितने लोग, ये उससे कहीं ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि किसके पास घर है तो किसके पास 25% वाला घर है, किसके पास गाड़ी है, किसके पास मोबाइल है, किसके बच्चे कितना पढ़ पाए हैं, किसके बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितना ईयरली फाइनेंशियल उसका एनुअल जो भी उसकी अर्निंग है वो कितनी है। मायने एक बारीक से बारीक जानकारी उस सेंसस में आएगी। वो जब पूरा आंकड़ा होगा उसको जब हम एनालाइज करेंगे
तो हम ये कह सकते हैं कि किस जाति ने कितना आरक्षण खाया है, जैसा आरोप लगाया जाता है कि इस जाति ने पूरा आरक्षण खा लिया। जैसे जो ओबीसी कम्युनिटी है उसमें कहा जाता है कि यादवों ने पूरा आरक्षण खा लिया है, या एससी कम्युनिटी है तो उसमें कहा जाता है चमारों ने पूरा आरक्षण खा लिया, बाकी गरीब तबके। तो ये इनके पास अभी कोई आधार नहीं है। अगर कास्ट सेंसस हो तो इससे कुछ समझ में आएगा कि क्या सारी चीजें हैं, और वो पूरी दुनिया, पूरे भारत के जितने भी लोग हैं उन सबके सामने क्लियर हो। हम लोगों की तरफ रजत ये ना, जाटव शब्द उसके लिए खूब चलता है, जाटवों ने खूब खा लिया, और एसटी में मीणाओं ने खा लिया, और ओबीसी में यादव ने चोरी कर लिया। तो ये चलता है, और फिर आपस में आपको लड़ा देते हैं, आप भी लड़ते रहते हो, हाँ इन्होंने खा लिया। तो यही चीज, और जो वाकई जो सबका हक कई गुना मार के रखा है उस तक फिर आप जा भी नहीं पाते कि अरे भाई 3-4% वालों ने 90% कब्जा किया कुछ कुछ जगहों पर, उसका क्या होगा। तो लोगों को तो पता भी नहीं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि जितने भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं उसमें से जो ओबीसी कैटेगरी के जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर तक पूरा नहीं कर पाया, जिसमें कि चौधरी चरण सिंह जी हैं, इसके अलावा जो मंडल साहब हैं, सॉरी मंडल बोल रहा हूँ, बीपी सिंह जो हैं, वो हालांकि उच्च तबके से आते, हालांकि बीपी सिंह तंवर थे, एचडी देवगौड़ा थे, उनको नहीं कर रही थी, उनकी आइडियोलॉजी समाजवादी थी। इसी मंडल के नाम पर समर्थन वापस लिया, सरकार गिर गई, पूरे जीवन बीपी सिंह को गालियां दी गई, तो ये सब बीपी सिंह ने सहा है। और देवेगौड़ा जी जो थे उनको भी पूरा नहीं करने दिया गया। तो ये किस तरीके से एक पूरा प्रपंच रचा जाता है जहां पर आपकी जमात का जो प्रधानमंत्री है उसको पूरे 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता, और बाकी आप देखिए किस तरीके से फिर किस किस तरह के प्रधानमंत्री रहे इस देश। हाँ, अगर सेल्फ मेड ओबीसी आप अगर हैं तो आप आरएसएस की गोद में बैठिए, पूरे देश को अंबानी अडानी के हाथों बेचिए, ओबीसी चुनाव में बोलिए, उसके बाद फिर कभी ओबीसी का नाम मत लीजिए। 2014 चुनाव में पूरे देश को बिना पूछे बताइए हाँ मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूं, फिर 19 के चुनाव में दोबारा याद आए, और फिर 24 के चुनाव में याद आएगा। ये यूपी जा रहे हैं ना, हो सकता है यूपी चुनाव में फिर इनको याद आने लगे। ये सेल्फ मेड ओबीसी, संघीय ओबीसी का खूब राज है भाई, सारे ओबीसी का नुकसान नहीं है, सारे एक जैसे, सारे संघीय ओबीसी, संघीय दलित, संघीय आदिवासी, बेस्ट कॉम्बिनेशन, बस संघीय होना चाहिए। जागरूक ओबीसी, जागरूक एसटी से उनको दिक्कत है, उनको बदनाम किया जाएगा, उनको अपमानित किया जाएगा, उनको हाशिए पर रखा जाएगा। आप संघ की विचारधारा से हैं तो आपको गोद में बिठा करके राष्ट्र नायक भी बना देंगे भाई आपको, वो तो आप माफी मांगे रहिए कभी। अभी आने वाले कुछ समय में तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को भी राष्ट्र नायक के रूप में बना दिया जाएगा उनको। नहीं, मोदी जी आप विष्णु के अवतार हो चुके हैं, वो कहाँ राष्ट्र नायक, छोटी मोटी चीजें, वो तो अवतार लिए देश को विश्व गुरु आर्यावर्ते जम्बो द्वीप भारत खंड बनाने का। अब देखते हैं कैसे बनता है, देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। ये बात समझनी है ना कि जो अब ओबीसी तबके को भी ये बात समझनी है, बहुजन तबके को भी समझनी है। ये जो छलावा किया जाता है ना बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा करके कि देखिए हमने 27 ओबीसी को मंत्री बना दिया, देश में पहली बार ओबीसी कैबिनेट बनी है, तो भाई अगर इतना ही अच्छे थे तो नीट में ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं दिलवाए, क्यों एक नेशनल मूवमेंट हुआ, क्यों स्टालिन को कोर्ट जाना पड़ा, क्यों पूरे देश के बहुजनों को लड़ना पड़ा, तब आप ओबीसी रिजर्वेशन दे रहे हैं नीट में। और अभी भी आप ओबीसी में मंडल कमीशन की रिपोर्ट बाकी लागू कर दो ना, ये सेल्फ मेड ओबीसी प्राइम मिनिस्टर और ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दो। 52% आबादी को पहले तो बताओ कितनी है, तो कास्ट सेंसस कराओ और उसकी जितनी आबादी उतना रिजर्वेशन दे दो। अगर वाकई तुम हो तो ये करो, नहीं तो ये फेक ओबीसी है, ये फेक हिंदुत्व वाले लोग, इस देश का सबसे ज्यादा जाति के नाम पर भेदभाव करने का मामला इन लोगों का, और यही शिकार बना रहे ओबीसी एसटी एसटी, बच के रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न सर आपसे पितृसत्ता के ऊपर है, हालांकि इस पे पहले भी आपने कुछ थोड़ी बहुत बात की, लेकिन मैं चाहता हूँ विस्तार से बात की जाए, क्योंकि पितृसत्ता एक ऐसी बीमारी है जो कि मनुष्यों के भीतर है। उसका जो दुष्परिणाम जो है वो महिलाओं को भुगतने पड़ रहे हैं, पिछले कई हजार सालों से वो लगातार इसको भुगत रही हैं। अब कुछ एक थोड़ा ही तबका हम कहेंगे, लेकिन वो तबका पितृसत्ता को समझ रहा है, फेमिनिज्म नारीवाद को समझ रहा है, और उसको किसी भी तरीके से, जैसे अपनी गलतियां, अपने पुरखों की गलती को मान रहा है कि हाँ हमसे गलतियां हुई थी और आज हम खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या कह सकते हो, और जो लोग नहीं बदल रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें देखिए कहना क्या है, विचार है, विचार में आपको लड़ना है, आपको मनुष्य बनना है, चाहे जाति हो, चाहे जेंडर हो,
चाहे इकोनॉमिक गैर बराबरी हो, ये तीनों चीजें ना सोशल जस्टिस में, तो ये तीन बातें हैं, कास्ट, क्लास, जेंडर, इन तीनों के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इक्वालिटी की बात करना सोशल जस्टिस है, सिंपल। तो जहां जहां आप उस तबके से आते हैं जहां इन तीनों के नाम पर आपको प्रिविलेज मिला, कास्ट के नाम पर, क्लास के नाम पर या जेंडर के नाम पर, अगर इन तीनों लेवल पर किसी भी जगह आप प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे हैं तो आपको अपने प्रिविलेज से कंप्रोमाइज करना होगा, आपको मनुष्य बनना होगा। प्रिविलेज से कंप्रोमाइज करने का मतलब क्या है? आप मनुष्य बनिए, और मनुष्य बनने का मतलब क्या? इक्वालिटी। जिसको जिसके हिस्से का जितना है उसको उसके हिस्से का उतना दे। इसके लिए ये नहीं करना है कुछ प्रगतिशील सवर्णों की तरह कि हम तो जाति नहीं मानते, मगर जाति खत्म करने के लिए कभी आंदोलन शुरू नहीं करेंगे, कभी वो लेख नहीं लिखेंगे, कभी मूवमेंट, रिजर्वेशन खत्म होगा, रिजर्वेशन पर हमला होगा, इसको बचाने का मूवमेंट कौन करेगा? एससी एसटी ओबीसी। आदिवासी पर हमला होगा, उसकी लड़ाई डॉक्टर भगत स्वामी कौन लड़ रहा है? आदिवासी लड़ रहा है। दलितों पर जो गुस्सा आता है दलितों में कि भाई मूछ बनवा दे रहे हो, घोड़ी चढ़ने में मार रहे हो, उनके साथ अमानवीय बलात्कार कर रहे हो, हाथरस कर रहे हो, गुस्सा जो दलित महसूस करता है वो समर्थन नहीं करता, जो सेकुलर डेमोक्रेटिक लिबरल है। जो गुस्सा ओबीसी के मन में है कि भाई ये 52% आबादी को पूरा क्यों नहीं दे रहे, कास्ट सेंसस कराओ, इसका सारा सवाल ओबीसी क्यों लड़े भाई? यह तब तक है जब तक आप मनुष्य नहीं है, और तब तक आप सारे लोग सुधार नहीं है आपके अंदर, आप फेक लोग हैं। जो आप कहते हो ना कि हम तो सोशल जस्टिस के पक्ष में, हम सवर्ण होकर के भी, आप फेक हैं। केवल पक्ष में रहने का लड़ाई नहीं है। मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है और आप हिंदू बैठ करके सेकुलर डेमोक्रेटिक लिबरल होकर के कहें कि हम तो मुसलमानों के साथ हैं। अरे भाई आगे आओ। आज 85% हिंदू जिसको क्लेम किया जा रहा है ना, उसमें हिंदुओं को आगे खड़े होकर कहना है कि इस देश में एक भी लिंचिंग होनी नहीं चाहिए, हम खड़े हैं अपने मुसलमानों के सामने। तब मतलब समझ में आएगा लिंचिंग में क्यों तुम आगे नहीं आते, बस पीछे से कहते हो कि हम तो साथ हैं मुसलमानों के, जो लिबरल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव सेकुलर है। ये दिक्कत है, बात समझे आप। वैसे ही कास्ट को खत्म करने का, वैसे ही जेंडर इक्वालिटी की बात करने के लिए ये प्रिविलेज का जो तबका है ना, ये सबसे बड़ा दोषी है। इसलिए इनके भीतर रिवोल्यूशन, इनके भीतर रिफॉर्म की बात करना होगा, तभी ये समाज बदले। जो शोषित है वह तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, जो शोषक है वो कुछ भी नहीं कर रहा। बीच में एक तबका है जो इनके प्रति सिंपैथी रखता है और इनके खिलाफ कुछ बोलता है। सेकुलर, डेमोक्रेटिक, लिबरल, प्रोग्रेसिव। इसमें ओबीसी भी है, इसमें दलित भी है, इसमें पिछड़ा भी है, इसमें सवर्ण भी है। क्योंकि शोषण करने वाले वो थोड़े से लोग हैं, शोषित होने वाले बहुत बड़े लोग, बहुत ज्यादा संख्या है। ये जो बीच वाला तबका है ना, यही सबका दोषी है। ये पुतो मीट तो बतरो मीट, ये वाला मामला जो होता है ना हमारे मुस्लिम कहावत, वही है। तो सुझाव केवल इतना ही, आप अपने प्रिविलेज को छोड़ें, आप एक मनुष्य बने और अपनी नागरिक जिम्मेदारी निभाएं। इस देश में हर तबके को एक बालिया बयान जारी करना चाहिए। आप हिंदू हैं तो आप खड़े होकर कहिए कि इस देश में एक भी लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, उसके आगे हम खड़े हैं। अगर आप हिंदू कहते हो अपने को, मतलब इसको इस भाषा में समझिएगा, अगर आप मुसलमान नहीं है तो और आप लिंचिंग विरोधी हैं तो आगे खड़े होकर कहिए कि हम लिंचिंग विरोधी, हम नहीं होने देंगे लिंचिंग। हम दलित नहीं है लेकिन हम खड़े होकर के आगे कहेंगे कि दलित के साथ इस देश में एक भी अन्याय नहीं होने देंगे। आप सवर्ण हैं, आप ओबीसी हैं, आप आदिवासी हैं, कोई भी है, लेकिन आपका ये इकबालिया बयान इस देश में जारी होना चाहिए। वैसे ही आप ओबीसी नहीं है तो ओबीसी के पक्ष में सामने खड़े होकर कहिए कि हाँ ये इनकी लड़ाई वाजिब है। वैसे ही आप पुरुष हैं, आप महिला नहीं है तो आप पुरुष हैं तो आगे खड़े होकर कहिए कि इस देश में पैट्रियार्की खत्म हो। आप अमीर हैं, आप ठीक मिडिल क्लास से आते हैं, लेकिन इस देश में आपको आगे खड़े होकर कहना है कि प्राइवेटाइजेशन बंद करो, इस देश को बेच दो, कि मजदूर और किसान कहाँ खड़ा हो। बस ये है सुझाव। बिल्कुल, मतलब आपका जो पूरा मौजू है कि आप सबसे पहले खुद से तैयार, खुद को बदलिए, खुद स्टैंड लीजिए। जब तक आपके आइडियोलॉजिकल स्टैंड क्लियर नहीं होंगे समाज में कोई बदलाव नहीं होगा। पितृसत्ता के विषय में अगर तो वैसे ये शब्द ही गलत है कि अगर पुरुषों के पास हमेशा प्रिविलेज रहा है और अब वक्त आ गया है कि आपको अपना प्रिविलेज सरेंडर कर देना चाहिए और आप उस पूरी एक बहुत बड़ी जमात, इस देश की आधी आबादी के पीछे खड़े हों और ये कहें कि हम
अपनी हमारे जो पुरखे हैं, जो हमसे गलतियां हुई, उन सबको मानते हुए हमें आगे अपनी जो पीढ़ी है और खुद को हम बदलने की कोशिश करेंगे कि हम उस दकियानूसी विचारों को, पितृसत्ता को हम आगे फॉलो ना करें। यही मैं समझ पाया आपके कहने से, यही सही है? एग्जैक्ट या तो लक्ष्मण सर, मैं बहुत ही खुश हूं कि आपने अपना समय निकाला, इतनी कीमती समय आपने मुझे दिया और कई सारे विभिन्न मुद्दों पर हमने बात की। आगे भी अगर कोई मुद्दा रहेगा तो मैं आपको अप्रोच करूंगा, आप प्लीज आप आइएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर और हमें एनलाइटन कीजिएगा, हमें समझाइए किस तरह से बात करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप आखिरी में कुछ शब्द कहना चाहें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए और ऐसे लाखों लोगों की जरूरत है। लाखों रजत मौर्य चाहिए इस देश में, लाखों लक्ष्मण चाहिए और तमाम लोग हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। यहीं से बदलाव आएगा। हम सब अपनी भूमिकाएं तय करें और जितना अधिकतम प्रयास कर सकते हैं अपने विचार में, व्यवहार में, संयमित भाषा के साथ, मोहब्बत के साथ, मनुष्यता के साथ, शायद हम वो खूबसूरत दुनिया बनाने में कामयाब हो पाएंगे जिसका ख्वाब बिरसा, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, कबीर, लोहिया, कांशीराम, बाबा साहब और तथागत बुद्ध ने देखा। वही दुनिया में बनानी है। हम मोहब्बत की विचारधारा के लिए, हमें किसी से कोई नफरत नहीं, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं। हम तो चाहते हैं सबको सबके हिस्से का न्याय मिले, मोहब्बत से सब लोग रहें और मनुष्य बने। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जितने भी लोग इस वीडियो को आखिरी तक देख रहे हैं उन सभी का शुक्रिया तहे दिल से। हमारे साथ मौजूद थे लक्ष्मण यादव, जिनसे हमने कई सारे विभिन्न मुद्दों पर बात की है। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगता है तो नीचे अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक हो सके उतने ज्यादा लोगों तक शेयर करें, उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ या फिर किसी बहुजन इन्फ्लुएंसर, बहुजन हस्ती के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।